हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज का वीडियो जो है दैट विल कंसिस्ट ऑफ एक मिनी मॉक रहेगा आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट। This mock will consist of 60 marks that will include your general English part, general knowledge and current affairs, including the Jammu and Kashmir GK। इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर सेक्शन है सिलेबस में, तो इन सभी सेक्शंस पे जो है ये मॉक बेस होगा एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। तो जितने भी एस्पेरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट, वो इस मॉक को ज़रूर अटेंड करें एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा आउट ऑफ द 60। तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वो हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज रीड द शॉर्ट पैसेज बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू फिल द ब्लैंक। तो पैसेज है, लीसा हैज़ अ बिजी शेड्यूल बट शी ऑलवेज फाइंड्स टाइम टू हेल्प अदर्स। शी डैश गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। ठीक है, तो पहले हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे कौन आएगा। ठीक है, कौन सा मॉडल वर्ब आएगा। तो लीसा हैज़ अ बिजी शेड्यूल बट शी ऑलवेज फाइंड्स टाइम टू हेल्प अदर्स। शी माइट मस्ट कैन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे मस्ट ही आएगा। ठीक है, तो मस्ट आएगा, तो यहाँ पे मस्ट आएगा। शी मस्ट गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। ठीक है, आफ्टर दैट शी डैश फिनिशर टास्क एट द ऑफिस। आफ्टर दैट शी अगेन मस्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, शी मस्ट फिनिश टास्क एट द ऑफिस। हर बॉस टेल्स हर दैट शी डैश टेक अ ब्रेक बट लीसा लव्स हर जॉब सो मच दैट शी रेयरली डज। तो हर बॉस टेल्स हर दैट शी शुड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सजेशन की बात हो रही है, तो शुड आएगा यहाँ पे। तो एज पर द दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा पढ़ने में टाइम लग रहा है तो आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर अपने हिसाब से जो है अपनी नोटबुक पे जो है आंसर्स नोट करेंगे, फिर आप हमारे साथ इसको मैच करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ लॉजिकल ऑर्डर टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो है, शी क्विकली अपोलोजाइज्ड एंड प्रॉमिस्ड टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मारिया एक्सीडेंटली spilled coffee on her colleague's desk. Her colleague, understanding it was an accident, smiled and assured her it was all right. She felt embraced and immediately grabbed some tissues to clean up the mess. ठीक है, तो आई थिंक इसका जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे है पहले। ठीक है, मारिया एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफ़ी। ठीक है, तो पहला काम जो है यही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मारिया एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन हर क्लीग्स डेस्क। ठीक है, तो उसके क्लीग के डेस्क पे जो है एक्सीडेंटली कॉफ़ी गिर गई। ठीक है, तो फिर दूसरा एक्शन क्या हुआ होगा। दूसरा एक्शन जो है, शी फेल्ट एम्ब्रेस्ड एंड इमीडिएटली ग्रैब्ड सम टिश्यूज। तो शी फेल्ट एम्ब्रेस्ड और उसने जल्दी जल्दी जो है टिश्यूज लाए टू क्लीन अप द डेस्क। ठीक है, तो डी जो है इसका सेकंड सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो उसके बाद टू क्लीन अप द मेस। ठीक है, टू क्लीन अप द मेस। शी क्विकली अपोलोजाइज एंड प्रॉमिस टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो उसने जो है क्विकली अपोलोजाइज किया और प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है ए। हर कुलीग, तो अब कुलीग का रिएक्शन है, हर कुलीग अंडरस्टैंडिंग इट वाज एन एक्सीडेंट स्माइल्ड एंड एश्योर्ड। तो इसका मतलब है लास्ट में सी आएगा। सो इट इज़ बी डी ए सी, बी डी ए सी। सो एज पर द आंसर की इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी डी ए सी। ठीक है, बी डी, ये ऑप्शन का ए बी सी डी है, इसको आप इसके साथ मैच ना करें। ठीक है, इट इज़ बी डी ए सी, बी डी ए सी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज बेस्ड ऑन योर एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। ठीक है, ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए इज, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोज सम्स फॉर हिम। Option number B is, he asked me if I can do those sums for him. Option number C is, he asked me if I can do these sums for him. Option number D is, he asked me if I could do these sums for him. ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैन के बदले कुड आएगा। ठीक है, तो
ये कैन के दो ऑप्शन जो हैं ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन नंबर ए और डी पे जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और डी पे जाएंगे। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू, दीज तो नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है दीज भी यहाँ पे कैंसिल। तो पैसिव में जो है दीज आपका दोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगैन बेस्ड ऑन योर एक्टिव पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि द CEO सेड इट इज़ टाइम वी बिगिन प्लानिंग अवर वर्क, ठीक है। तो CEO बता रहा है कि इट इज़ टाइम वी बिगिन प्लानिंग अवर वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है द CEO said that it was time they had begun planning their work. Option number B is the CEO said that it was time we had begun planning our work. Option C is the CEO said that it was time they began planning their work. Option number D is the CEO said that it was time they began planning his work, ठीक है। तो आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप हमें आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। द CEO सेड दैट इट वाज टाइम दे बिगैन प्लानिंग देयर वर्क, ठीक है। दे बिगैन प्लानिंग देयर वर्क, ठीक है। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डैश ट्राई दिस आइसक्रीम इट इज़ एब्सोल्युटली डिलीशियस, ठीक है। तो मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन इज मस्ट, शुड, कैन, वुड, ठीक है। तो यू डैश ट्राई दिस आइसक्रीम इट इज़ एब्सोल्युटली डिलीशियस, ठीक है। तो ये एक टाइप की सजेशन यहाँ पे दी जा रही है। तो सजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वी यूज शुड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शुड आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर आर्टिकल यू आर डैश फूल टू से दैट द एंड नो आर्टिकल, ठीक है। यू आर क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी यू आर ए फूल टू से दैट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल एंड द नो आर्टिकल, ठीक है। तो जब भी मटेरियल की बात आती है, ठीक है, चाहे गोल्ड हो, आयरन हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, ठीक है, तो मटेरियल के साथ नो आर्टिकल यूज़ होता है, नो आर्टिकल, ठीक है। तो मटेरियल के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ मटेरियल, ठीक है। सो इट इज़ सिंपली गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Barack Obama's dash book A Promised Land was published dash year. Option number A is Peace, Peace, Latest, Last, Last, Latest, Peace and Peace, ठीक है। तो बराक ओबामा की बुक है, ठीक है। तो आप हमें इसका आंसर बताएंगे। पीस बुक तो नहीं आएगा, ठीक है, या पीस तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट बुक या लेटेस्ट बुक आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे बराक ओबामाज लेटेस्ट बुक A Promised Land was published dash year, was published last year, ठीक है। तो उसकी जो लेटेस्ट बुक है वो पब्लिश हुई थी लास्ट ईयर। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, लेटेस्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो लेटेस्ट होता है उसकी जो मतलब रिसेंट, लास्ट होता है आखिरी, ठीक है। तो आखिरी जो उसकी बुक थी वो पिछले साल पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर प्रिपोजिशन I am living dash my parents, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज विद, ऑप्शन बी इज थ्रू, ऑप्शन सी इज सिंस, ऑप्शन डी इज एट, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर होमोफोन एंड होमोनियम, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन, ठीक है। वी वर सरप्राइज्ड टू नो हिज डैश डिसेंट, 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 डिसेंटेड, ठीक है। तो इसका आपको हमें करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। वी वर सरप्राइज्ड टू नो हिज, ठीक है। तो डिसेंट आएगा, डिसेंट आएगा, डिसेंट आएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी, डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट। तो उसके डिसएग्रीमेंट से
वी गॉट सरप्राइज, ठीक है, वी वर सरप्राइज टू नो हिज डिसीजन, यानी उसका डिसएग्रीमेंट देख के हम सरप्राइज हो गए। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर सेंटेंस एरर। क्वेश्चन है द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फाइंड आउट विच पार्ट हैज़ एन एरर, ठीक है। तो सेंटेंस के एक पार्ट में जो है एरर है, हमें बताना है कि वो किस पार्ट में है। इफ द मैनेजर एक्टेड इन टाइम द स्ट्राइक वुड नॉट हैव लॉस्टेड लॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट है। सेकंड, थर्ड, आपको देखना है कि एरर पार्ट ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, ठीक है, या मोर देन वन है, या मोर देन वन एरर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो इफ द मैनेजर एक्टेड, और किस टाइम की बात हो रही है, पास्ट एक्शन की। द स्ट्राइक वुड नॉट हैव लास्टेड लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे अनरियल पास्ट टेंस की बात हो रही है। व्हेनेवर जब पास्ट टेंस की बात हो रही हो अनरियल की, वी ऑलवेज यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है वी यूज हैड, ठीक है, वहाँ पे हैड यूज होता है। इसका मतलब है इफ द मैनेजर, तो हैड जो है यहाँ पे आएगा। इफ द मैनेजर हैड एक्टेड इन टाइम द स्ट्राइक वुड नॉट हैव लॉस्टेड लॉन्ग, इसका मतलब है एरर जो है वो पहले पार्ट में ही है, ठीक है। तो एक्टेड से पहले आपको हैड लगाना है, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए में जो है दैट इज द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recognize the underlying part of the sentence, he will give me money when I go to Italy, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज adverb clause, ऑप्शन बी इज noun clause, ऑप्शन सी इज adjective clause, ऑप्शन डी इज none of the above, ठीक है, none of the above। तो when I go to Italy, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये टाइम की बात हो रही है, ठीक है, वो मुझे पैसा देगा कब, when I go, तो ये टाइम की बात हो रही है। तो सिंपली जो है इट इज adverb clause of time, so it is adverb clause, so it is option number A, ठीक है, option number A will be correct for this question। Next question is find the synonym of the following word, philanthropy, ठीक है। philanthropy का आपको हमें बताना है कि इसका synonym क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज helping hand, ऑप्शन बी इज hurt, ऑप्शन सी इज controlling others, ऑप्शन डी इज injury, ठीक है। तो फिलएंथ्रोपी का आप हमें बताएंगे कि इसका सिनोनिम क्या आएगा, ठीक है। तो यू मस्ट, आपको पहले पता होना चाहिए कि फिलएंथ्रोपी का फुल मतलब ये मीनिंग क्या है। तो फिलएंथ्रोपी का मतलब होता है जो कंसर्न होता है विद द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर, जो हमेशा चाहता है, ऑलवेज वांट्स टू हेल्प पीपल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द हेल्पिंग हैंड, जो इसका सिनोनिम है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो फिलएंथ्रोपी का मतलब होता है बीइंग कंसर्न्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड ऑलवेज वांटिंग टू हेल्प अदर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर कैंडोर, ठीक है। कैंडोर का हमें बताना है कि सिनोनिम क्या आएगा। फोर्टराइटनेस, डिसिमुलेशन, मेंडेस्टी, वी हैव गाइल, ठीक है, वी हैव गाइल, ठीक है। तो कैंडोर का आपको बताना है सिनोनिम क्या आएगा, ठीक है। तो कैंडोर का पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। कैंडोर का मीनिंग होता है, ठीक है, कैंडोर का जो मीनिंग है दैट इज क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ये जो है इसका मीनिंग आता है, ठीक है। अब इन 4 वर्ड्स का भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका सिनोनिम फाइंड आउट करोगे, ठीक है। देखो, गाइल का मतलब होता है कोई जैसे अपने आप को चालाक बनाता है बाय यूजिंग द डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है, उसको गाइल कहते हैं, ठीक है। तो कोई बंदा जो है गलत तरीके से अपने आप को क्लेवर मतलब बनाने की कोशिश करता है, दैट इज द गाइल, द एबिलिटी टू बी क्लेवर बट यूजिंग डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है, डिसऑनेस्ट मीन्स के थ्रू अपने आप को क्लेवर मतलब मानना, ठीक है, दैट इज द गाइल, ठीक है। सो इट इज। तो इसके बाद मेंडासिटी है। मेंडासिटी का मतलब होता है मतलब कोई बंदा जो है बस झूठ बोलते जा रहा है, दैट इज द मेंडासिटी, ठीक है। ए टेंडेंसी टू लाई, ए टेंडेंसी टू लाई, ए टेंडेंसी टू लाई, ठीक है। गाइल का मतलब होता है क्लेवर बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है, डिसऑनेस्ट। इस तरह इसका आपका डिसिमुलेशन होता है। डिसिमुलेशन का मतलब होता है आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आप फेक करोगे, ठीक है, फेकिंग योर ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आप
फेक कर रहे हो, आपका करेक्टर, आपके इंटेंशन जो हैं वो सारा कुछ जो है वो सारा फेक है, ठीक है, दैट इज़ द डिसिमुलेशन। और फोर्थ राइटनेस जो है दैट इज़ बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसका जो है इसका मीनिंग जो है दैट कम्स सेम विद द कैंडोर। कैंडोर का भी मतलब होता है बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। तो फोर राइटनेस का भी मतलब होता है बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और इन तीनों का जो है, ये तीन जो है बिल्कुल उसके अपोजिट में है, दीज आर वी कैन से द एंटोनिमस ऑफ कैंडोर, ठीक है। तो ये तीन जो है इसके एंटोनिमस है, ठीक है। तो कैंडोर के साथ साथ आप इन चारों वर्ड्स का भी याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बाइट द बुलेट मीन्स, ठीक है, ये एक फ्रेज है, उसका क्या मतलब है? टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग अ प्रॉब्लम, टू हर्ट समवन फिजिकली, टू ईट समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है। तो बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, ठीक है। तो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली फेस करना, दैट इज द बाइट द बुलेट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next is again a phrase, cost an arm and a leg, ठीक है। cost an arm and a leg means option A is to be very cheap, to be very expensive, to have a lot of options, to be messy, ठीक है, to be messy। तो cost an arm and leg का मतलब होता है to be very expensive, ठीक है। तो कोई चीज़ आपको खरीदनी, यू विल से दैट आई हैव टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, उसको परचेज करने के लिए। इसका मतलब है वो चीज़ जो है बहुत एक्सपेंसिव है, और मुझे, अगर हम ऐसे मतलब निकालेंगे कि मुझे अपने बाजू सब कुछ, मान लो आप इंसान के आर्म्स या लेग्स सब कुछ चाहिए होता है इंसान का जिस्म, इसका मतलब है हमें सब कुछ भेजना है, सो दैट वी कैन गेट दैट थिंग। इसका मतलब है दैट वेरी थिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। आई एम वरीड डैश द एग्जाम, इन, अबाउट, ऑन, ऑफ, ठीक है। आई एम वरीड, इन तो नहीं आएगा, ऑन तो नहीं आएगा, ऑफ तो नहीं, इट इज़ अबाउट, ठीक है। तो एक सिचुएशन के बारे में है, ठीक है। सो इट इज़ आई एम वरीड अबाउट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी अराइव डैश द स्टेशन एंड आवर लेट, ठीक है। तो अबाउट, इन, एट, ऑफ, ठीक है। वी अराइव्ड अबाउट द स्टेशन, वी अराइव्ड इन द स्टेशन, वी अराइव्ड एट द स्टेशन, वी अराइव्ड ऑफ द स्टेशन, ठीक है। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कि कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो इट इज़ एट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी, जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे दोज वायर ऑफ, वो एक्टिव पैसिव नहीं थे, दोज वायर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये नरेशन के क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन, सॉरी ये एक्टिव पैसिव के नहीं थे, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोज विल बी बेस्ड ऑन योर एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म पे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन जो है दैट इज वी हैव टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बेंगलोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज दीज फ्लावर्स ग्रीव इन बेंगलोर, दीज फ्लावर्स वायर ग्रोन इन बेंगलोर, दीज फ्लावर्स आर बीइंग ग्रोन इन बेंगलोर, दीज फ्लावर्स आर ग्रोन इन बेंगलोर, ठीक है। तो दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बेंगलोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। दे ग्रो दीज फ्लावर्स, ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है, और जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, वो यूज़ इधर इज़ और एम या आर हम यूज़ करते हैं, किसमें, पैसिव में, ठीक है। तो इसमें इज़ एम आर है ही नहीं, इसमें वायर है, इसको भी आप काटेंगे, आर बीइंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर, इसको आप चेक भी नहीं करना है, ठीक है। आपका एक ही ऑप्शन बचा है ऑप्शन एलिमिनेशन से, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दीज फ्लावर्स आर ग्रोन इन बेंगलोर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर एक्टिव पैसिव फॉर्म, दे विल बी ऑनरिंग द चीफ गेस्ट टुमारो, ठीक है। दे विल बी ऑनरिंग, मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ऑलवेज ट्राई टू रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस सेंटेंस का जो टेंस है दैट इज दे विल बी, ठीक है। इट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूस, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है।
तो ऑप्शन जो है दो पैसिव वॉइस, ऑप्शन बी जो है द चीफ गेस्ट विल बी बीइंग ऑनर्ड बाय देम टुमारो, द चीफ गेस्ट वॉज बीइंग ऑनर्ड बाय देम टुमारो, द चीफ गेस्ट विल बी ऑनर्ड बाय टुमारो बाय देम। ठीक है, तो अब आप चार टेंसेज जो है याद रखोगे जिनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है, और ये वन ऑफ देम है। ठीक है, एक आप याद रखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका भी नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और एक और आता है दैट इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार टेंसेज हैं, इनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज वन अमंग देम, दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इसका पैसिव फॉर्म नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दीज आर द फोर टेंसेज जिनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जिनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट के 20 क्वेश्चन जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो उस पर बेस होगा। 21st क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2023 वॉज गिवन टू। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2003 वॉज गिवन टू। ठीक है, 2023 में जो है ये किसको दिया गया? ऑप्शन इज वहीदा रहमान, ऑप्शन बी इज लता मंगेशकर, ऑप्शन सी इज आशा भोसले, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो 2023 में जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो वहीदा रहमान जी को मिला। ठीक है, शी इज़ एन एक्ट्रेस। ठीक है, तो ये एक्चुअली साल 2021 का इसको मिला। ठीक है, लेकिन 2023 में मिला। ठीक है, तो कोविड की वजह से ये पोस्टपोन किए गए थे, तो इसकी वजह से जो है 2021 का जो है वो वहीदा रहमान जी को मिला। एंड अवार्ड सेरेमनी जो है वो 2023 में हुई। ठीक है, 2023 में हुई, अक्टूबर 2023 में। ठीक है, तो वहीदा रहमान जी जो है ये एक एक्ट्रेस है एंड दिस अवार्ड वॉज गिवन टू हर फॉर हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडियन सिनेमा। ठीक है, इंडियन सिनेमा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका ज्योग्राफी पे क्वेश्चन है। ठीक है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। ठीक है, टर्की जो है वो लोकेटेड है इन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। ठीक है, जो टर्की मानी जाती हैं ये हाफ एशिया और हाफ यूरोप मानी जाती हैं। ठीक है, एक हम मान के चलेंगे ये बॉर्डर है, एक साइड से यहाँ से एशिया है और यहाँ से यूरोप है। ठीक है, यहाँ से यूरोप है, तो ये किसके बीच में है? यहाँ से जो है वी हैव मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी, और इसके ऊपर साइड से जो है वी हैव ब्लैक सी, वी हैव ब्लैक सी। तो टर्की जो है इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। ठीक है, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी के इस पार फिर अफ्रीका आता है। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आता है। ठीक है, तो इस साइड में आपका यूरोप आता है, इस साइड में आपका एशिया आता है। ठीक है, सो टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following was declared as India's 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, बाय यूनेस्को। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया में अभी करंटली जो है वी हैव 42 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। ठीक है, 42 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि 42nd जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी इंडिया में वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए इज होयसला टेम्पल्स, ऑप्शन बी इज शांति केतन, ऑप्शन डी इज ढोलवेरा, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कौन सी बनी थी। ठीक है, कौन सी बनी थी 42nd। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डोरवेरा जो है इट इज़ एन हरप्पन सिटी इन द रन ऑफ कच्छ, और इसको जो है 2021 में इंक्लूड किया गया था इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज, और ये 40th बनी थी। ठीक है, उस टाइम 40th बनी थी। ठीक है, और शांति केतन जो है, शांति केतन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इन वेस्ट बंगाल, इसको जो है 2023 में ऐड किया गया एंड दिस वाज द 41st साइट। ठीक है, 41st साइट। एंड Hoysala temples, these are the temples which are located in Karnataka and these were also included in 2023 में इनको ऐड किया गया and these were added as 42nd UNESCO World Heritage Site in India। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर गंगा की। ऑप्शन ए इज अलकनंदा, ऑप्शन बी इज यमुना, ऑप्शन सी इज महानंदा, ऑप्शन डी इज राम गंगा, ठीक है। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है रिवर गंगा की, ठीक है, वो है यमुना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज कृष्णा, ऑप्शन बी इज नर्मदा, ऑप्शन सी इज तीस्ता, ऑप्शन डी इज गोदावरी, ठीक है। तो आप हमें इसका आंसर बताएंगे कि इंदिरा सागर डैम जो है वो किस रिवर पे है, ठीक है। तो कृष्णा पे है, नर्मदा पे है, तीस्ता पे है, गोदावरी पे है, ठीक है। तो इट इज़ इंदिरा सागर डैम, इट इज़ ऑन नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर पे है ये। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नर्मदा, एंड इट इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है, आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है यूनेस्को के इनटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज में नहीं है। ऑप्शन इज रामलीला, ऑप्शन बी इज मार्च, ऑप्शन सी इज योगा, ऑप्शन डी इज कालीबेली, ठीक है। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में नहीं है, ठीक है। अगर हम कालीबेली को देखेंगे, कालीबेली जो है इट इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान, ठीक है, डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान, और बिल्कुल ये इंक्लूड है इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है, सॉरी कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो ये इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा योगा आप सभी को पता होगा, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। रामलीला जो है, रामलीला जो है इट इज़ द एक्चुअली द परफॉर्मेंस ऑफ द एपिक जो रामायण है, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस होती हैं दैट इंक्लूड, उसमें सॉन्ग्स, नरेशन वगैरह होता है, तो ये भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, ठीक है। तो मार्च जो है, मार्च इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल। तो ये एक्चुअली एक फोक डांस है, ठीक है, इट इज़ अ फोक डांस ऑफ, ये एक रीजन है दैट इज़ द मालवा रीजन ऑफ एमपी स्टेट, ठीक है, एमपी स्टेट का। मध्य प्रदेश में मालवा रीजन एक है जहाँ पे जो है फोक डांस है मार्च, ठीक है, एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज which among the following factors influence the density distribution of the population in India? Option is amount of rainfall, option B is cultural factors, option C is distribution of minerals, option 4 जो है that is the fertility of soil, ठीक है। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है whether it is 1 and 4, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4, ठीक है। इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो कौन से फैक्टर जो हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल बिल्कुल, कल्चर के बारे में मुझे नहीं लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स मुझे लगता है कि फर्टिलिटी और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये दो चीज़ें जो हैं दैट में इन्फ्लुएंस द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 1 and 4 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following personalities wrote a play नील दर्पण to portray the oppression of indigo farmers, ठीक है। तो कौन सा था, कौन सी पर्सनालिटी थी जो जिसने नील दर्पण जो है रोट किया था एक प्ले दैट वाज नोन एज नील दर्पण, एंड दैट वाज पोर्ट्रेइंग द ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, ठीक है। तो आपको पता ही है आई थिंक इन 1859 में जो हो इंडिगो रेवोल्ट चला था, ठीक है, इंडिगो रेवोल्ट, ठीक है। तो इंडियन फार्मर जो है वो उनको फोर्स किया गया था टू ग्रो द इंडिगो, ठीक है। ये एक जो डाइज वगैरह होते हैं, एक केमिकल होता है जो जिसका एक केमिकल बनता है, ठीक है, जो डाइज वगैरह कलरिंग वगैरह होती हैं तो उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इंडियन फार्मर जो हैं वो ब्रिटिशर्स के थ्रू फोर्सबली जो है उनको ग्रो करना पड़ा, ठीक है, दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, उनके साथ फ्रॉड एग्रीमेंट्स किए गए, ठीक है।
इंस्टेड ऑफ, मतलब और कुछ क्रॉप्स थे जो प्रॉफिटेबल थे जैसे राइस वगैरह उस टाइम, तो उनको जो है उनको उसकी कल्टिवेशन नहीं करनी दी, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है एक कंट्री वाइड एजिटेशन हुई, दैट इज़ नोन टू बी द इंडिगो रेवोल्ट, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो है कंट्री में वाइड एजिटेशन हो गई, एंड इसी के साथ में जो है देयर वाज ए पर्सनैलिटी हु रोट ए प्ले, नील दर्पण, जिसने जो है उसमें पोर्ट्रे किया द ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। तो वो पर्सनालिटी कौन थी, दैट वाज दीन बंधु मित्रा, ठीक है। तो दीन बंधु मित्रा जो है उसने जो है नील दर्पण को, ही रोट द प्ले दैट वाज नोन टू बी द नील दर्पण, ठीक है, जिसमें उसने मतलब जो इंडियन फार्मर्स के साथ ऑपरेशन हुआ था इन द इंडिगो रेवोल्ट, ठीक है, वो सब उसमें लिखा है, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो इसके साथ साथ आप डेट याद रखोगे इंडिगो रेवोल्ट कब हुआ था, इट वाज इन 1859। Next question is, which part of the India receives rainfall from both the south वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो कौन सा पार्ट इंडिया का जो रिसीव करता है फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून, ठीक है। तमिलनाडु, उड़ीसा, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिनको जो है दे रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ मानसून, ठीक है। तो दोनों साइड से जो है उनको रेनफॉल रिसीव होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से भी और नॉर्थ वेस्ट मानसून से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ऑप्शन इज फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी इज कॉटन, ऑप्शन सी इज जूट, ऑप्शन डी इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इट इज़ नोन टू बी द ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है। जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। कॉटन जो है, कॉटन इज नोन टू बी द सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। और जो फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर वगैरह है इसको जो है गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं। इट इज़ नोन टू बी द गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ किंग्स। तो कौन सी प्लेस जम्मू एंड कश्मीर में जिसको लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है, ऑप्शन इज रजौरी, ऑप्शन बी इज शोपियान, ऑप्शन सी इज रियासी, ऑप्शन डी इज रामबन, ठीक है। तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, इट इज़ द रजौरी दैट इज जिसको जो है द लैंड ऑफ किंग्स भी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When did the famous मुगल एम्पर अकबर कॉन्क्वेयर कश्मीर, ठीक है। तो मुगल एम्पर अकबर जो थे उन्होंने कश्मीर को जो है कॉन्क्वेयर कब किया था, ऑप्शन इज 1553, 1586, 1528, 1501, ठीक है। तो मुगल जो है यहाँ पे 1586 से लेकर 1752 तक जो है यहाँ पे मुगल रूल चला है, ठीक है, मुगल रूल चला है। एंड इट वाज द अकबर हु कॉन्क्वेयर कश्मीर इन 1586, ठीक है। 1586 में जो है अकबर ने कश्मीर को कॉन्क्वेयर किया एंड ही डिफीटेड द जो चक आर्मी थी, चक्स यहाँ पे उससे पहले जो है यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी आर्मी को डिफीट करके जो है उन्होंने कश्मीर को कॉन्क्वेयर किया, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following Mughal kings nominated सिराजुद्दीन ऑफ विलेज काहुटा एज राजा पुंछ। तो कौन सा मुगल किंग जो है जिसने सिराजुद्दीन जो काहुटा विलेज से था उसको एज राजा पुंछ नॉमिनेट किया, ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी इज अकबर, ऑप्शन डी इज औरंगजेब, ठीक है। तो इट इज़ इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ इट वाज जहांगीर, ठीक है। तो ये जहांगीर था मुगल किंग जिसने जो है सिराजुद्दीन को नॉमिनेट किया एज राजा पुंछ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इन जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्मड। तो किस ईयर में जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया, ऑप्शन इज 1979, ऑप्शन बी इज 1985, ऑप्शन सी इज 1990, ऑप्शन डी इज 1965, ठीक है। तो आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इट वाज 1979 जो है इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया एंड एट दैट टाइम ये जो है इट वाज पार्ट ऑफ
अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ था, ठीक है। एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ जो अभी शोपियान, पुलवामा एंड त्राल, तो ये जो हैं 3 तहसील थे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो इनको जो है अलग किया गया और डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। फिर बाद में जो है 2006-7 में शोपियान को भी अलग किया गया और इसको भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इट वाज इन 1979, तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को जो है एंड इट वाज मेड द डिस्ट्रिक्ट एंड इट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो जेके एस भी कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब कहाँ से काव किया गया। जैसे मतलब क्वेश्चन आएगा कि रामबन को किस डिस्ट्रिक्ट से जो है काव किया गया एंड फॉर्मड एज डिस्ट्रिक्ट, या रियासी को किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया, ठीक है। तो ये इस टाइप के, या गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट जेके एसबी यूजुअली आस्क्स इन एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द बटोट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में बटोट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। डोडा, पुंछ, रियासी, रामबन, ठीक है। तो आप सबको पता ही होगा बटोट जो है इट इज़ इन राम, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ रामबन। तो रामबन में जो है बटोट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अफगान रूल्ड कश्मीर फ्रॉम, तो अफगान जो है उन्होंने रूल कश्मीर में कब से कब तक किया। 1819 से लेकर 1846 तक, 1753 से लेकर 1819 तक, तो 1753 से लेकर 1819 तक, 1587 से लेकर 1752 तक, 1561 से लेकर 1587 तक, ठीक है। तो अफगान जो है उन्होंने कब से कब तक रूल किया, ठीक है। तो आप मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में कभी कभी आता है। जो मुस्लिम रूल है एक्चुअली वो 1320 से स्टार्ट हो गया कश्मीर में एंड इट वाज द शाहमी डायनास्टी फर्स्ट, ठीक है। तो शाहमी डायनास्टी ने जो है 1320 से लेकर 1561 तक जो है यहाँ पे जो है रूल किया, ठीक है। उसके बाद शामीर के बाद यहाँ पे चक आ गए, ठीक है, चक। तो चक डायनास्टी जो है दे रूल्ड हियर फ्रॉम 1561 से लेकर 1786 तक, ठीक है। फिर 1786 से लेकर 1752 तक जो है मुगल्स ने यहाँ पे रूल किया, ठीक है। फिर मुगल्स के बाद अफगानी आ गए यहाँ 1753 से लेकर 1890 तक जो है अफगानस ने यहाँ पे रूल किया। अफगानस पे यहाँ पे सिख आ गए, ठीक है। इट वाज 1819 टू 1846 इन्होंने रूल किया। उसके बाद 1846 से लेकर 1946 तक जो है यहाँ पे डोगरा राज चला, ठीक है, डोगरा रूल, ठीक है, डोगरा रूल। अब यहाँ पे अफगान की बात हो रही है, ठीक है। तो इट इज़ 1753 टू 1819, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है इनमें से भी आपको क्वेश्चन दिखे एग्जाम में, तो ये डेट जो है आपको ज़रूरी याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टुक प्लेस ड्यूरिंग हुज रेन, ठीक है। तो रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्टेट जो है वो किसके टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। महाराजा हरी सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, ठीक है। तो रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है दैट एक्चुअली टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है। तो महाराजा प्रताप सिंह ने 1885 से लेकर 1925 तक जो है यहाँ पे रूल किया, ठीक है। तो इसी के टाइम में जो है द रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टुक प्लेस। तो इसी के टाइम में कॉलेजेस, ठीक है, जैसे आपका एसपी कॉलेज है, या जम्मू में जो आपका जम्मू में जो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया 1907 में, ठीक है। तो सिल्क फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई यहाँ पे श्रीनगर में, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह, तो सारा कुछ जो है उसी के टाइम में। एंड द फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट दैट इज़ द मोहरा 1907 में जो कमीशन हुआ था, ठीक है, उसको भी उसी के टाइम में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड जम्मू वाज कनेक्टेड विद श्रीनगर टेलीफोन लाइन से, ठीक है, टेलीग्राफ लाइन जो है वो एक्सटेंड की गई, ठीक है, या रेलवे लाइन जो है उसी के टाइम में जो है जो सियालकोट टू जम्मू रेलवे लाइन चली वो उसी के टाइम में, ठीक है, 1819 में स्टार्ट की गई, ठीक है। और बानिहाल कार्ट रोड जो है या जहलीम वैली कार्ट रोड जो है उसी के टाइम में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ द वी कैन से the contribution that Pratap Singh made towards the state of Jammu and Kashmir, and it was his period that the real modernization of the Jammu and Kashmir state took place. So इसको आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज Which section of Jammu and Kashmir Organization Act deals with abolition of Legislative Council of the State of JNK? ठीक है, आपको पता ही होगा JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसके मुताबिक जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है वो एबॉलिश किया गया। ठीक है, तो बाईकैमरलिज्म से या बाईकैमरलिज्म टू यूनिकैमरलिज्म अब यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, एक ही हाउस है अब यहाँ पे, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये किस सेक्शन के अंडर जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन इज सेक्शन 57, ऑप्शन बी सेक्शन 75, ऑप्शन बी सेक्शन 73, ऑप्शन डी इज सेक्शन 69। ठीक है, सेक्शन 69। तो सेक्शन 69 जो है इट इज एक्चुअली इट डील्स विद द जो कंटिजेंसी फंड होता है ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी, दैट डील्स विद, इट इज द सेक्शन 69। सेक्शन 73 जो है दैट इज इट डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। सेक्शन 75 जो है दैट डील्स विद दैट देयर शुड बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी, कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है, एंड इट इज द सेक्शन 57। ठीक है, सेक्शन 57 दैट इज दैट डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इट इज सेक्शन 57। तो ये आपका जो पार्ट थर्ड आता है। ठीक है, पार्ट थर्ड ऑफ द JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो उसमें जो है सेक्शन 57 जो है दैट डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एज पर सेक्शन 85 ऑफ द JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 central government may establish one or more advisory committee for distribution of sectors and other matters which submit its report within dash to LG and LG has to act on those recommendations within dash days। ठीक है, तो जो सेक्शन 85 ऑफ द JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वन और मोर एडवाइजरी कमिटीज जो है वो एस्टैब्लिश कर सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स एंड अदर मैटर्स, जिनको जो है रिपोर्ट जो है विद इन वेदर इट इज़ 1 मंथ, 6 मंथ, 7 डेज और नन ऑफ द एबो, इनको जो है सबमिट करना होता है। और LG जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको एक्ट करना पड़ता है ऑन दोज रिकमेंडेशन विद इन 7 डेज, 30 डेज, 1 मंथ और नन ऑफ द एबो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इट इज़ एक्चुअली विद इन 6 मंथ जो है दे वी कैन से दे हैव टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, और LG जो है उसको एक्ट करना पड़ता है विद इन 30 डेज। ठीक है, विद इन 30 डेज, ये आप याद रखोगे। तो जो एडवाइजरी कमेटी है वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर सकता है विद इन द 6 मंथ्स। ठीक है, और LG जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ही हैज़ टू एक्ट ऑन दोज रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो उसको जो है ही और शी हैज़ टू एक्ट ऑन दोज रिकमेंडेशंस विद इन 30 डेज। ठीक है, विद इन 30 डेज। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पास कनेक्ट्स अनंतनाग एंड किश्तवाड़? तो कौन सा पास है जो अनंतनाग को किश्तवाड़ के साथ कनेक्ट करता है? ऑप्शन इज बानिहाल पास, ऑप्शन बी इज पीर पंजाल पास, ऑप्शन सी इज सिंथन पास, ऑप्शन डी इज मरगान पास। ठीक है, तो अनंतनाग एंड किश्तवाड़ जो है, बानिहाल पास आपको पता है इट कनेक्ट्स कश्मीर को जम्मू के साथ। ठीक है, कश्मीर को ये जम्मू के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, जो पीर पंजाल पास है इट कनेक्ट्स, पीर पंजाल पास जो है ये आपका जो पुंछ एंड शोपियान है, ठीक है, इनको कनेक्ट करता है। एंड इट इज़ द सिंथन पास दैट कनेक्ट्स अनंतनाग एंड किश्तवाड़। ठीक है, अनंतनाग एंड किश्तवाड़। मरगन पास जो है आपके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो ये अनंतनाग के कुछ पार्ट्स को कनेक्ट करता है आपस में। सो इट इज़ द सिंथन पास दैट कनेक्ट्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Now the next question is match list 1 with list 2. We have to match the list 1 with list 2. List 1 जो है we have Windows NT, we have Safari, we have Melissa, we have Simtac। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट 2 में आपका है वेब ब्राउजर, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वायरस। ठीक है, तो इनको जो है आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, आपस में। ठीक है, एंड यू हैव टू चूज द वन अमंग द ऑप्शन। ठीक है, तो आप जल्दी से जो है इसको कनेक्ट करो। ठीक है, ये बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। विंडोज़ NT जो है आपको पता ही है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और सफारी जो है, सफारी इज़ ए वेब ब्राउज़र। ठीक है, सफारी आपको पता ही है ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इसके अलावा सिमटैक जो है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और मलीसा जो है इट इज़ ए वायरस। ठीक है, मलीसा जो है इट इज़ ए वायरस। सो ए जो है किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? 3 के साथ। तो अब यहाँ पे ए जो है
दो ऑप्शन में 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। बी जो है 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। बी यहाँ पे भी 1 में, यहाँ पे भी 1 में। सी जो है 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इट इज़ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर, ठीक है। तो डैश रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर। ऑप्शन इज एडवेयर, मिडलवेयर, फर्मवेयर, स्पाईवेयर, ठीक है। तो इसका आपको हमें करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्मवेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन डैश टैब, डेवलपर, आउटलाइन, इंसर्ट, रिव्यू, ठीक है। तो MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन जो है वो किस टैब में अवेलेबल होता है, ठीक है। जल्दी से आप हमें इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द रिव्यू टैब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूलिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज नोन एज, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सर्चिंग, स्टोरिंग, कंट्रोलिंग, सोलिंग, ठीक है। तो डैश शेड्यूलिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड जो है इसको कंट्रोलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को जो है MS Excel में क्या कहते हैं? चार्ट, मैक्रो, रेंज, पाइवोट टेबल, ठीक है। तो इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। MS Excel ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इन MS Excel ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ व्यू इन MS PowerPoint 2019। तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ व्यू है किसमें? MS PowerPoint 2019 में। रीडिंग व्यू, ड्राफ्ट, प्रिंट लेआउट, ऑप्शन डी इज वेब लेआउट, ठीक है, वेब लेआउट। तो इट इज़ द रीडिंग व्यू, दैट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ व्यू इन MS PowerPoint 2019, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी इज टॉय प्रिंटर, ऑप्शन सी इज लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी इज रॉक एंड सीजर, ठीक है, रॉक एंड सीजर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इनमें से वी हैव, जल्दी से आप हमें आंसर बताएंगे। इट इज़ द लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो है ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next is what is the full form of LCD in context of output devices? Option A is laser crystal display, option B is liquid crystal display, option C is light crystal display, option D is lime crystal display, ठीक है। इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ LCD in context of output devices जो है दैट इज LCD का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। It is the liquid crystal display, option number B. Next question. Next question is dash from the control panel have setting related to the computer network, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में जो है सेटिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होती है? ऑप्शन इज प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, रिमोट ऐप कनेक्शन, ऑप्शन डी इज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ठीक है। तो जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह जो है ऑन करते हो, जब आप कंट्रोल पैनल में जाते हो, ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड जो सेटिंग होती है दैट इज़ इन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ठीक है। तो वहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर होता है जिसमें आप नेटवर्क के रिगार्डिंग जो है सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी। द इनपुट डिवाइस दैट कैन कैप्चर योर वॉइस इज, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज USB ड्राइव, ऑप्शन बी इज माइक्रोफोन, ऑप्शन सी इज वेबकैम, ऑप्शन डी इज स्पीकर, ठीक है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस जो है जो आपकी वॉइस को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। इट इज़ द माइक्रोफोन, ठीक है, जिसको माइक कहते हैं, जिसकी हेल्प से जो है आप अपनी जो है वॉइस एज इनपुट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन सेंड एन ईमेल
to interested third parties while keeping the original recipients blind to the fact by adding denim dash section. Option is BCC, option C is CC, option C is to, option D is ENV. ठीक है, तो आप जो है थर्ड पार्टी को भी मेल भेज सकते हो, लेकिन जो मेन रेसिपिएंट होता है उसको पता नहीं चलेगा कि ये मेल और किसको गया है। ठीक है, तो उसको थर्ड पार्टी का ईमेल पता नहीं चलेगा कि ये इसको भी चला गया है। ठीक है, उसके लिए ऑप्शन यूज होता है, दैट इज द BCC, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी। तो जो BCC में रखे जाते हैं वो मेन रेसिपिएंट को नहीं दिखते हैं, इनको मेल गया है। ठीक है, तो ये मस्ट रिमेंबर। और CC जो होता है दैट इज द कार्बन कॉपी, ये दिखता है किसको, सबको। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी मैनेजर को आगे मेल करना होगा, वो उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, उनको भी जो है वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड या उनके इंफॉर्मेशन में रहनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो CC में सभी एम्प्लॉयज़ को रखता है। ठीक है, सो दैट दे कैन गेट द सेम इन्फॉर्मेशन, ताकि उनको भी पता चले कि मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड की गई है। ठीक है, दैट इज़ द CC। और BCC में अगर आपको थर्ड पार्टी रखनी हो, इसमें थर्ड पार्टी को मेल सेंड करना हो, सो दैट द मेन रेसिपिएंट जो है मेल का उसको पता नहीं चलना चाहिए, दैट इज द BCC। सो इट इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट इज विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो है कौन सा प्रोग्राम लोड होता है कंप्यूटर में। नेटवर्क कनेक्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D जो है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे पहले लोड होता है किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में। Next is in MS PowerPoint 2019 which of the following shortcut key is used to show or hide the grids। ठीक है, तो MS PowerPoint 2019 में कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है किसके लिए, टू शो और हाइड ग्रिड्स। ऑप्शन इज Alt + F9, ऑप्शन बी इज Control + F9, ऑप्शन सी इज Shift + F9, ऑप्शन डी इज Tab + F9। ठीक है, Tab + F9। तो कौन सा शॉर्टकट की जो है MS पावर में यूज़ होता है किसके लिए, शो और हाइड ग्रिड्स। जो ग्रिड्स बनता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि पेज ऐसे फिर बन जाता है। ठीक है, तो इसको शो या हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है किसमें, MS पावर में। ठीक है, MS पावर में। ठीक है, तो इट इज़ Shift + F9। ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो है दैट इज Shift + F9 जो है इसको यूज़ किया जाता है MS पावर में टू शो और हाइड ग्रिड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Next question is which of the following is the file extension of MS Word 2019। ठीक है, MS Word 2019 का फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है .dowm, .dosm, .docx, .dopm। ठीक है, .dopm। ठीक है, तो आपको पता है .doc जो है 2007 से पहले का वर्जन जो है उसमें .doc यूज़ होता है। उसके बाद जितने भी वर्जन आए docx, .docx जो है दैट इज़ द फाइल एक्सटेंशन इन MS Word। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू बोल्ड द टेक्स्ट ऑफ सिलेक्टेड सेल। ठीक है, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, उसको बोल्ड करना है। ठीक है, तो यूजुअली आप Control + B करते हो। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है जिसकी मदद से जो हम टेक्स्ट को जो है सिलेक्टेड सेल को जो हम बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, Control +4, Control +3, Control +2, Control +5। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है Control +5 जो है इट इज़ एक्चुअली ये अप्लाई होता है जो स्ट्राइक थ्रू होती है। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए या अप्लाई करने के लिए, अप्लाई और रिमूव। ठीक है, अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग, जो स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग होती है उसको अप्लाई या रिमूव करने के लिए Control +5 का यूज़ किया जाता है MS Excel में। ठीक है, अगर हम Control +2 को देखेंगे, ठीक है, Control +2 को देखेंगे, इट इज़ द ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज़ यूज्ड फॉर ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। Control +B भी आप यूज़ कर सकते हो और इट इज़ Control +2। ठीक है, तो Control +2 एंड Control +B। ठीक है, अब हम Control +3 को देखेंगे। Control +3 जो है इट इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए। ठीक है, जैसे आप Control +I करते हो, इससे क्या होता है, टेक्स्ट जो है इटालिक फॉर्म में जो है कन्वर्ट होता है। तो Control +3 जो है यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस। ठीक है, और Control +4 जो है, Control +4 इज एक्चुअली यूज्ड फॉर टू रिमूव और अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे हम Control +U करते हैं, Control +U से क्या होता है, टेक्स्ट जो है जो वो अंडरलाइन होता है या
वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। अगर आपको जैसे आपने कोई यहाँ पे वर्ड लिखा, उसको आपको अंडरलाइन करना है ऐसे, ठीक है, तो यू कैन यूज़ द कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की एज वेल एज कंट्रोल प्लस 4, ठीक है। तो ये 2-4 कीज़ जो हैं आप याद रखोगे, ठीक है। तो दीज आर द शॉर्टकट कीज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OSS, ठीक है। OSS का फुल फॉर्म हमें बताना है, बिल्कुल ईजी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से आप हमें इसका आंसर बताएंगे। OSS का फुल फॉर्म जो है दैट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ each CPU has built-in ability to execute a set of machine instructions called it is dash, ठीक है। तो इस हर किसी CPU में जो है बिल्ट इन एबिलिटी होती है टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन स्पीड, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन लेंथ, इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो इसको जो है इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल, ठीक है। तो इंटरनेट जो है एक प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, वो कौन सा प्रोटोकॉल है? HTML, TCP, IP, XML, URL, ठीक है। तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, यानी TCP IP जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the time required by a read-write head of magnetic tape to position itself on the specified track cylinder is called, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर टाइम, डिले टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम, ठीक है। तो जो टाइम रिक्वायर करता है रीड राइट हेड किसका? मैग्नेटिक टेप का, टू पोजिशन इटसेल्फ ऑन द स्पेसिफाइड ट्रैक और सिलेंडर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। जल्दी से आप हमें इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द सीक टाइम। उसको सीक टाइम बोलते हैं जब तक कि जो है रीड राइट हेड जो है पोजीशन करता है ऑन द स्पेसिफाइड ट्रैक, तो उस टाइम गैप को जो है उसको सीक टाइम कहते हैं। नेक्स्ट, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो है फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स होता है ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस? रनिंग, डिबगिंग, फ्लो चार्टिंग, सिमुलेटिंग, ठीक है, सिमुलेटिंग, ठीक है। तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिबगिंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी